वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इराम साफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। और कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी मैचिंग हो जाती है। हाँ जी जनाब, वो मेरे साथ मौजूद है राफिया असलम। हाँ, आपको अंदाजा हो गया कि डायरेक्ट नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ठंड, आजकल जो कि ठंड है तो हम ठंड की ही बातें कर, जो करंट सिचुएशन होती है ना उसी की बातें कर रहे होते हैं। ठंड है, फोग है, स्मोग है, सारी चीजें तो ठंड है। और इस तरह की ठंड है कि खुश्क ठंड है क्योंकि बारिश नहीं हुई। कितना अर्सा हो गया लाहौर में बारिश हुए? राफिया यकीन में महकमा मौसमियात से ताल्लुक नहीं जनरली आप बता सकती हैं। जनरली काफी टाइम हो गया, इसी दुनिया में रहती है, जनरली बता सकती है। जनरली काफी टाइम हो गया और खुश्क सर्दी की वजह से मैं सुबह ही राफिया से जिक्र कर रही थी कि मुझे फ्लू ऐसा हुआ है कि 3 दिन में ठीक हो जाती हूँ, फिर उसके बाद इंस्टेंट शायद स्मोग और कुछ मिक्सचर सा वेदर चल रहा है जिसकी वजह से मुझे दोबारा से फ्लू, कभी गला खराब हो जाता है। तो जैसी सर्दियां आती हैं, स्पेशली खुश्क सर्दी जब तक होती है, आपको कोई ना कोई बीमारी लग रही होती है, जैसे फ्लू, गले का खराब हो जाना, टेम्परेचर हो जाना, और दिन में कभी टेम्परेचर हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। ये सारी सूरत हाल ऐसी होती है जिससे आपको निपटना पड़ता है। उसमें हमारे बड़े हमेशा कहा करते हैं गर्म पानी से गरारे कर लीजिए, गर्म पानी से गरारे कर लें, गर्म पानी पीना शुरू कर दें, शहद ले लें तो तब की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो जनाब इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है। डॉक्टर मोहम्मद उवैस समी ENT स्पेशलिस्ट है, उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद है आप भी बिल्कुल ठीक ठाक। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मौसमी अभी नज़ला जुकाम नहीं लगा होगा आपको? डॉक्टर साहब 2-4 है हम उनसे। नहीं, मेरा फ्लू कुछ अजीब है, मतलब ठीक हो जाता है एक ही दिन में। एक ऐसा टाइम आता है जब मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा होता है और फिर वो 1-2 घंटे के बाद ठीक भी हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सिलसिला इसी तरह चल रहा है कि मौसमी नज़ला जुकाम रूटीन का जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, हाँ जी, वो होती हैं और 5 से 7 दिन जो उसका ड्यूरेशन होता है उसके बाद ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये स्मॉग और फॉग ऐसी हमें मेरे ख्याल चिपक गई है कि जो है ना जो वायरल फ्लू, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो लिंगर ऑन करती हैं और कई हफ्तों जो है वो खांसी के अटैक और ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती। तो इसमें बेसिक जो है वो पॉल्यूशन और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत जो है ना नुकसानदेह। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, हम जैसे भी बात कर रहे थे कि खुश्क सर्दी है, इस वजह से बीमारियां ज्यादा हो रही है, तो पहले तो लोगों को ये डिफाइन कीजिएगा ना कि खुश्क सर्दी होती क्या, मतलब जैसे अगर बारिश नहीं हुई है और सिर्फ तब उस तरह सर्दी पड़ी है तो उसकी क्या बीमारियां डिफरेंट होती हैं, और अगर फिर बारिश हो जाती है और उसके बाद जो एक मौसम होता है उसमें आपको कम बीमारियां लगती हैं। पहले थोड़ा सा लोगों को ये इसका डिफरेंस बताइएगा। देखें, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसमों से जो है ना नवाजा है, और सर्दियाँ, खज़ां और इसकी तरह बहार, ये सारे मौसम जो है ना ये अपने साथ इनके अपने एक असरात होते हैं, ठीक है। और खुश्क मौसम जो है इससे बेसिक जो मकसद है वो यही होता है कि हवा में जो वाटर वेपर्स हैं, जो बुखारात हैं, उसका तनासुब कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी लेवल बिल्कुल नियर टू 0 होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी लो होती है, इसी वजह से हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसका तनासुब बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि एक डाइल्यूशन, एक अल्लाह ताला ने कुदरती डाइल्यूशन का जो है ना एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। अभी पिछले कुछ अर्सा पहले अगर आप सितंबर और अगस्त सितंबर में चले जाएं, शदीद हबस का और ह्यूमिडिटी वाला मौसम था, ह्यूमिडिटी इंडेक्स जो है बहुत हाई था। हाँ जी। तो उसके अपने मसले थे, उसमें हमें दम घुटना और स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाना। तो अब खुश्क हवा जो है इतनी ज्यादा इसकी वजह से चूंकि बारिश नहीं हुई तो खुश्क हवा की वजह से स्किन ड्राई होना शुरू होगी, गला, नाक, हर चीज जो है ना वो हमारे खुश्की, हमें ड्राइनेस महसूस होती है। बिल्कुल ऐसा है। तो मौसमी नज़ला या वैसे ठंड का होना आफ्टर आफ्टर रेन वो एक अलग चीज है। उसमें अगर कोई मौसमी नज़ला जुकाम होता है वो हमें कांटेक्ट से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए, एक दूसरे के खांसने चीखने से होता है, करीब जो लोग होते हैं। लेकिन ये है एनवायरमेंटल इफेक्ट। अच्छा। ये एक ओवरऑल एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बढ़ गया है और ह्यूमिडिटी बहुत कम है, ह्यूमिडिटी कम है, तो वो सेटल डाउन नहीं हो रही। हवा जो है वो वाटर वेपर्स ना होने की वजह से वो हमारे हवा में, हमारे हर वक्त सांस में, और ये खुश्क हवा या खुश्क सर्दी ये हमारे अपने कमरों में, हमारे अपने घरों में भी इसे हम बच नहीं सकते, और ये वहाँ पे भी हमारे लिए जो है ना वो डिस्टर्बेंस का बाइस है। सही बात है। और रात तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि पिछले साल जैसे दिसंबर में सवात गई थी यही जैसे, और वहाँ पे जो ठंड फील हो रही थी ना, मुझे कल अपने घर में वो वाली ठंड फील हो रही थी, बिस्तर के अंदर ऐसे ठंडा ठंडा बिस्तर लग रहा था।
हाँ जी, ऐसी इतनी ठंड हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा स्टीम लेने के हवाले से भी बता दीजिए, गर्म पानी से गरारे जो हम लोग घरों में कर रहे होते हैं उस हवाले से भी बता दीजिए कि अगर आपको थोड़ा सा फील हो रहा है और या आप थोड़ा सा एहतियाती तदबीर क्या हो सकती है, बीमार होने से पहले खुद को बचा लिया जाए। एहतियाती तदबीर ये स्पेसिफिकली इस मौसम में, जो स्मॉग वाला मौसम है, फॉग आई हुई है और अभी बारिश नहीं हुई, उसमें 2-3 बड़ी बेसिक चीजें। एक तो ये कि चूंकि हवा में खुश्की बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी का इंडेक्स नहीं है, तो आप स्टीम, जैसे आपने खुद बताया कि स्टीम जो है वो हमारे जो एयर पैसेजेस हैं, जो नाक और थ्रोट है हमारा, हमारे लंग्स हैं, उसमें ह्यूमिडिफाइड एयर जो है ना वो जानी चाहिए। ठीक है। उसकी वजह से जो हम डस्ट पार्टिकल्स और जो हम यानी कार्बन की मिकदार जो नॉर्मली इस मौसम में हम इनहेल कर रहे होते हैं, उससे हमें वो सेटल डाउन हो जाती है और हम उसको इनहेल करना कम हो सकते हैं, उससे हमारी ये जो है ना वो कम हो जाती है इस चीज। तो स्टीम आप सिंपल स्टीम ले लें या आप विक्स डाल के स्टीम ले लें, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। खास तौर पे छोटे बच्चे जो अगर स्टीम नहीं ले सकते तो उनको जैसे घरों में माएँ होती हैं, वो जनाब सोते हुए में भी उनके करीब हल्का सा ना गर्म पानी जो है वो रख देती हैं, वो बच्चे को फील ही नहीं हो रहा होता कि जो है ना वो स्टीम ले रहा है, वो स्टीम इनहेल करता रहता है। ठीक है। लेकिन ज्यादा जो मेन फोकस होगा बड़े उम्र रसीदा लोग जो एस्थमेटिक्स हैं या जिनको कोई सांस का पहले से कोई मसला चल रहा है, उन लोगों के लिए स्टीम जो है ना वो बड़ी जरूरी है इस मौसम में, क्योंकि उनका जो है वो सांस की खराबी होने का चांस जो है वो 40 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है इस मौसम में एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। अच्छा ठीक है, जिनको सांस का मसला है या जो एजेड लोग हैं, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो उनके जो सांस के मसले हैं फिर यही मसले ज्यादा 40% चांसेस बढ़ जाते हैं। और सर्दियों में जैसे डॉक्टर साहब स्मोक या फॉग ज्यादा होती है तो आप देखते हैं उनकी कंडीशन बहुत खराब होना शुरू हो जाती है, पहले से ज्यादा वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसके अलावा और कौन सी एहतियाती तदबीर हम कर सकते हैं? एक तो हमने बात कर लेना कि स्टीम का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, नॉर्मल भी अगर हमें, अगर बीमार नहीं भी है तब भी, और अगर इनके आपको फ्लू है तो अब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम के अलावा क्या, जैसे गर्म पानी कह देते हैं कि जी, स्टीम के अलावा आप इसी तरह ही जो एहतियाती तदबीर है उसमें यही है कि आप नीम गर्म पानी से या नमक वाले पानी से, जिसको सेलाइन वाटर कहते हैं या नॉर्मल सेलाइन कहते हैं, नीम गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर, उसमें आप नमक, यानी अगर अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए मैं इस तरह से बता दूं कि अगर एक आप 1.5 लीटर की बोतल जो है उसमें अगर आप 1 टेबल स्पून सॉल्ट, नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है, वो आप डाल लें, ये आपके पास एक सेलाइन, एक सोल्यूशन बन जाता है, नॉर्मल एक सेलाइन बन जाएगा। बिल्कुल। ये जो नमक वाला जो पानी है ये हमारी नाक, गले की जो अंदर जो हमारा नॉर्मल एक इस तरह से समझ लें एक पीएच होती है, जिस्म के अंदर एक पीएच होती है, वो चेंज हो गई होती है। ये नॉर्मल सेलाइन उसको नॉर्मलाइज करने में बड़ा हेल्प करता है। तो आप नमक वाले पानी से नाक को धोएं, अंदर से वॉश करें अच्छे से, नमक वाले पानी के गरारे करें ल्यूकवार्म वाटर से, और इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं उनको इस नमक वाले पानी की भाप भी दी जा सकती है, उसको स्टीम के फॉर्म में भी पी भी सकते हैं, यस बिल्कुल पी सकते हैं। और इससे ना हमारा जो थ्रोट है, हमारा जो नाक है के जो पूरा पैसेजेस है ये क्लियर रहते हैं, और ये डस्ट पार्टिकल्स जो अंदर जम गए होते हैं, ड्राइनेस हो गई होती है, उससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। और ये जो नमक वाला पानी सेलाइन है ये मेरी कहीं भी बात नहीं है, इस पे रिसर्च स्टडीज हैं, यस, और ये दुनिया भर में एक अप्रूव्ड मेथड है, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप भी बिल्कुल जानती हैं, तो अगर हम प्रिवेंशन कर लें तो उससे। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि जो एस्थमेटिक्स और जो जिन लोगों को सांस का पहले से प्रॉब्लम है उन लोगों को, और तीसरे जो हमारे स्मोकर्स हैं, सिगरेट पीने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये मौसम बहुत कठिन है और उनके सांस के मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि अगर वो अपनी दवाई रेगुलर नहीं ले रहे तो उसको रेगुलर करें। जिन लोगों को इनहेलर्स या नेबुलाइज करने के लिए एडवाइस किया गया है डॉक्टर ने, वो उसको बिल्कुल क्विट ना करें या उसमें बिल्कुल नागा ना करें। ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, क्या इस मौसम में इम्यून सिस्टम जो नॉर्मल है या जिनको जैसे आपने कहा दमे का प्रॉब्लम है, सांस लेने में मसला आता है या और भी बहुत सी बीमारियां हैं, तो क्या इम्यून सिस्टम इस मौसम में बनिस्बत के गर्मियों के क्या कम हो जाता है, लो हो जाता है, वीक हो जाता है? वीक हो जाता है क्या? इम्यून सिस्टम एज सच लो तो नहीं होता, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी पहले से लो है ऑब्वियसली उनके ऊपर बीमारियां या वायरल इन्फेक्शन वो जल्दी कैच कर लेते हैं, क्योंकि एक जनरलाइज उनकी इम्यूनिटी लो होती है। इम्यूनिटी यूजुअली किन लोगों की लो होती है? छोटे बच्चों में,
जो अभी जिनका अभी इम्यून सिस्टम फुली डेवलप नहीं हुआ होता, मेरी मुराद है 5 साल से छोटे उम्र की जो बच्चे, ठीक है, फिर एजेड, और दूसरी साइड पे एजेड बहुत ज्यादा जो 60+ लोग हैं उनकी इम्यूनिटी लो होती है, ठीक है। तो या तीसरी चीज जिनको कोई डायबिटीज या कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है, जिनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उनकी इम्यूनिटी जनरलाइज लो होती है। तो उन लोगों को अपनी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए आप देखें ना, अल्लाह ताला ने कैसा जबरदस्त सिस्टम बनाया है कि इम्यूनिटी लो जिन लोगों की होती है उनको बेहतर करने के लिए उनको मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए होते हैं। विटामिन सी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बूस्टिंग ऑफ द इम्यूनिटी, और इस मौसम में संतरे, माल्टे बेशुमार अल्लाह ताला ने हमें, और इसका इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है मौसम के हिसाब से, अल्लाह ताला ने वो फ्रूट्स वगैरह सारे, और ये सिट्रस फ्रूट्स जितने हैं ना, ये दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बूस्टिंग अप योर इम्यून सिस्टम। तो विटामिन सी इस्तेमाल यानी इसका लेवल बढ़ाने के लिए आप किन्नो खाएं, फ्रूटर खाएं। हाँ, अगर खट्टे ना हो, गला नहीं खराब करना, तो इसलिए आप मौसमी, नहीं तो अगर आपको खट्टाई पसंद है तो आप नींबू भी खाली खा लें। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। हम लोग जब गार्गल्स कर रहे होते हैं, गरारे कर रहे होते हैं, जब नमक के साथ जैसे अभी बात हो रही थी, तो एस्प्रिन का भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ा सा उसका बताइएगा कि क्या उसका फायदा होता है या किस तरह से वो इफेक्ट करी होती है, क्या जिस तरह से नमक केले की इफेक्ट दे रहा होता है, क्या सेम काम वही करी होती है, एस्प्रिन करी होती है? जी, एस्प्रिन या डिस्प्रिन की गोली आप पानी में हल करके उसके गरारे कर लें अलोंग विद सलाइन वाटर उसके साथ, तो उसका बेसिकली ये उन लोगों को हम एडवाइस करते हैं जिनको वायरल फेरेंजाइटिस यानी मौसमी गला खराब जिसको कहते हैं, और गला अंदर से सूजा हुआ हो और गले में बहुत पेन हो रही हो या गले में बहुत ज्यादा ड्राइनेस महसूस कर, लोगों की अक्सर पेशेंट्स आ रहे हैं ना आजकल, तो उसमें कि जी हमारा गला ना अंदर से हर वक्त खुश्क रहता है और मुंह खुश्क रहता है, गला खुश्क रहता है, और हम जो है ना अपना इवन कि अपना जो सलाइवा है, अपना लुआब है, वो भी स्वॉलो करते हुए हमें प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसे। तो इस वजह से उन लोगों के अंदर जब हम देखते हैं ना, तो उनका गला अंदर से लाल हुआ था, सूजा हुआ होता है, उनको हम एस्प्रिन डिस्प्रिन का कहते हैं कि आप उसके साथ गरारे कर लिए, बजाय इसके कि हम नॉर्मल पेन किलर्स दें या हम एंटीबायोटिक्स का उनको कोर्स शुरू करवाएं, जो कि हम सिर्फ बहुत स्पेसिफिक पेशेंट्स होते हैं जिनको कराने की जरूरत होती है, अमूमन ये वायरल इन्फेक्शन होती है, तो डिस्प्रिन के गरारे उन लोगों में बड़े बेनिफिशियल है। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल करूंगी आपसे, थोड़ा सा डाइट के हवाले से भी बता दीजिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल सर्दियों में थोड़ा ज्यादा कर लेना चाहिए ताकि आप थोड़े सेहतमंद भी रहें और बीमारियों से थोड़ा महफूज भी रहें, आप दूर भी रहें? देखें, इसमें जैसे खुश्क मौसम है, ठंडक बहुत ज़्यादा, सर्दी का जो है ना वो मौसम चल रहा है, उसमें ऑब्वियसली गर्म मशरूबात, जितने भी हॉट लिक्विड्स हैं, आप जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि नमक वाले पानी के आप जो है ना वो पी भी सकते हैं, उसके गरारे कर सकते हैं, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय जिन लोगों को पसंद है वो चाय का इस्तेमाल करें जी, और जो कॉफ़ी लवर्स हैं, कॉफ़ी के हवाले से थोड़ा सा ये है कि कॉफ़ी ज़रा एक मुतनासिब यानी तरीके से इस्तेमाल करनी, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करनी, ख़ास तौर पे जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो ज़रा एक मुतनासिब तरीके में इस्तेमाल करें। कॉफ़ी जो है बीपी बढ़ाती है। दूसरी चीज़, सूप्स आजकल बहुत ज़्यादा है, यखनी का इस्तेमाल बहुत बेनिफिशियल, ख़ास तौर पे जैसे आपने बात की ना इम्यूनिटी लो है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यखनी जो है वो एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया फलों का, तो सिट्रस फ्रूट्स हमारी जो है ना वो डाइट में अगर शामिल हो जाएं और ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है। सिमिलरली इस मौसम में जैसे सेब है, सेब जो है उसके अलोंग विद उसकी जो है ना उसका जो पील होता है, उसका जो छिलका होता है, उसके साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो विटामिन्स का एक बहुत रिच सोर्स है। ठीक है, ठीक हो गया। थर्ड चीज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो है कि गुड प्रोटीन, एंड द बेस्ट प्रोटीन इज फिश प्रोटीन। ठीक है, फिश प्रोटीन जो है, फिश जो है मछली, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, और फिश किसी भी आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कोई भी बीमारी है, फिश उसमें मना नहीं है। ठीक है, फिश बेहतरीन है, फिश बेहतरीन प्रोटीन है, बहुत अच्छी चीज है, और हमारी जो एक इंटरनल जो मेटाबॉलिज्म है, जो जिस्म में हरारत का एक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है, उसको बढ़ाता है, बूस्ट अप करता है, जो कि हमें इस सर्दी को यानी कवर अप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल आपकी बॉडी की जो हीट है उसको भी इंक्रीज कर रही होती है फिश। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और इतने अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बड़ी बेसिक चीजें बताई जिसमें फॉलो करके सर्दी से बच सकते हैं। जनाब यहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात, देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।
जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ठंड बढ़ चुकी है, ठंड बढ़ने की वजह से स्मोक तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, फॉग भी बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से मोटरवे पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ना सिर्फ मोटरवे पे, जनरली भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये एक रीजन है। अगर उसके अलावा बात करें तो भी बहुत सारी रीजन है, जैसे ओवर स्पीडिंग या मेनी अदर रीजन देयर एज वेल, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स देखने में नजर आते हैं। उसके अलावा अगर एक्सीडेंट की बात करें, कोई और भी हंगामी सूरत हाल हो जाती है तो वो भी सिचुएशन हमें कहने की नजर आती है। लेकिन रेस्क्यू 112 ने एक बड़ी अच्छी और बेहतरीन चीज ये की है कि उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया। वो एप्लीकेशन इस तरह की है कि वो आपको हेल्प आउट करी होगी, कोई भी डिजास्टर या कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, तो इस सिचुएशन में आप किस तरह से कोप कर सकते हैं। क्या उसकी डिटेल्स होंगी, डेफिनेटली वो तो हम पूछ रहे होंगे, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जनाब एक बड़ी बेहतरीन सी एप्लीकेशन है। इनकेस कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपके साथ कोई मौजूद नहीं है तो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप कोई भी जो सहूलत है, या इसमें क्या भी एप्लीकेशन में कोई भी जितनी भी इसकी सहूलियात है वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरह से आप तक जो टीम है वो पहुंच सकती है, या इनकेस अगर कोई आप अपने तौर पे कोई मेडिकेशन ले सकते हैं, कोई भी अपने तौर पे काम कर सकते हैं, वो भी हम डेफिनेटली पूछ रहे होंगे क्या चीज हो सकती है। द गुड थिंग इज एक इस तरह की एप्लीकेशन आ गई जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल जनाब, एप्लीकेशन के हवाले से भी बात करेंगे। और रेस्क्यू 1122 एक ऐसा इदारा है, जब भी कोई भी ऐसा हादसा आता है, कुदरती आफत आती है, सबसे पहले ये लोग आपके प्यारों के करीब पहुंचते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं। हमेशा से नंबर 1 पे ये जो इदारा है वो काम करता आया है। जनाब अभी हम एप्लीकेशन के हवाले से बात करेंगे कि एप्लीकेशन है क्या और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब फारूक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक अहमद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? देखिए, इससे पहले जो हमें कॉल आती थी इमरजेंसी में, लोग 1122 हेल्पलाइन पे कॉल करते थे अपने मोबाइल से, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जो भी उनके पास नेटवर्क। लेकिन रेस्क्यू जब उस जगह पे पहुंचती थी तो बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते थे कि एड्रेस के मामले में कंफ्यूजन होती। ठीक है। इस ऐप में दो सबसे बेसिक चीजें हैं। पहली बात यह है कि जब आप कॉल करेंगे तो आपकी लोकेशन रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम में ऑटोमेटिकली चली जाएगी जब आप एंड्रॉइड से अपने मोबाइल फोन से आप हमें कॉल करेंगे। तो पहला जो सोल्यूशन आ गया वो ये है कि आपकी जो लोकेशन है वो रेस्क्यू कंट्रोल में आपके कॉल करने से पहले चली जाए। ठीक है, सो नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब हमारा जो नया सिस्टम है उसमें जब आप रेस्क्यू कंट्रोल को कॉल करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं या फायर ट्रक को कॉल कर रहे हैं तो कंट्रोल जो है वो एम्बुलेंस और उस विक्टिम के दरमियान में कॉन्फ्रेंस कॉल इस्टेब्लिश कर देता है, जिसका फायदा ये होता है कि अगर उस वक्त में जो 3, 4, 5 मिनट लगते हैं एम्बुलेंस को आपके तक पहुंचने में, तो आप कोई बेसिक मैयर ले सकते हैं, कोई हल्की फुल्की फर्स्ट एड खुद भी दे सकते हैं अगर आप वहां पे मौजूद हैं। सो इस सिस्टम ने दूसरी चीज ये ऐड कर दी को और इमरजेंसी जो स्टाफ है उनको कॉन्फ्रेंस पे कर दिया है, ताकि अगर आप एम्बुलेंस के आने से पहले, फायर ट्रक के आने से पहले अगर आप कोई चीज जो है वो पूछना चाह रहे हैं, अगर आप कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आपको हेल्प दी जा सकती है। ठीक है, ठीक हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने कॉल कर ली है तो कॉल करने के बाद जब रेस्क्यू ने आपकी तरफ एम्बुलेंस को डिस्पैच कर दिया है तो उस एम्बुलेंस को आप अपने मैप के ऊपर लाइव देख सकते हैं, जैसे कि जितनी दूसरी कार और टैक्सी हायरिंग वाली एप्स होती हैं, जिससे पता चल जाता है कि एम्बुलेंस आपसे कितनी दूर है। लाइक आपने कॉल कर ली, अब रेस्क्यू ने आपको एक एम्बुलेंस से फायर ट्रक या जो कोई भी सर्विसेज है आपकी तरफ डिस्पैच कर दी है। ठीक है, अब आप अपने मैप के ऊपर लाइव देख सकेंगे कि एम्बुलेंस आपसे कितनी दूर है, आपसे 3 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। तो इससे एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो विक्टिम्स का है, जो इमरजेंसी हेल्प लेने वाले हैं, उनका बढ़ जाएगा कि एम्बुलेंस हमारी तरफ डिस्पैच होगी और इतनी देर में पहुंचने वाली है। सो ये इसके बेसिक जो है वो फीचर्स। ठीक है सर, और ये बेहतरीन फीचर्स है। यही दो मेरे ख्याल से जो बेसिक होते हैं, जैसे एक तो लोकेशन का मसला आता है, तो लोकेशन का तो इशू रिजॉल्व हो गया कि आप एग्जैक्ट लोकेशन पहुंचेंगे। दूसरा विक्टिम का और जो भी इमरजेंसी स्टाफ जो जा रहे हैं उनका डायरेक्ट आपस में
मैच जी ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं और आज के दौर में सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान में फेस करना पड़ा वो है जी बच्चों की तालीम का मसला। बच्चों की तालीम का जो हर्ज हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर यहाँ पे एक सवालिया निशान है। कोई भी ये जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। जैसे ही फॉग और स्मोक का मौसम आया तो लग रहा था सबको कि शायद छुट्टियां हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद छुट्टियां नहीं हुई और अभी दोबारा से एमसीओसी की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि 3 जनवरी से छुट्टियों का आगाज कर दिया जाएगा। वहीं पे 23 दिसंबर से चेंज कर दी, 23 दिसंबर से छुट्टियां कर। हाँ बिल्कुल जनाब, वो बार बार चेंज करें, कभी 3 जनवरी से स्टार्ट कर देते, कभी एमसीओसी की जानिब से भी ये फैसला भी आ जाता है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए वहीं पे मुराद राज की जानिब से दोबारा से ट्वीट किया गया कि जी 23 से स्टार्ट कर देंगे। अभी कंफ्यूजन ये है कि आया ये जितने भी इदारे हैं क्या वो कंफ्यूज है, उन्हें नहीं पता कब छुट्टियां करनी है क्या नहीं करनी और क्या छुट्टियां होनी चाहिए। अच्छा, दैट इज वन पॉइंट एक्चुअली जिसमें छुट्टियां हो रही है, लेकिन सर्दियों में हर बार छुट्टियां होती है, कोई हफ्ते डेट की छुट्टियां होती है, लेकिन इस बार थोड़ी सी लंबी हो रही है। 23 जनवरी से 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक हो रही है। बट द पॉइंट इज ये तो छुट्टियां चले हम कह देते हैं कि विंटर वेकेशंस होती हैं उसमें आ जाती है, लेकिन उसके अलावा कोविड की वजह से ऑलरेडी इतनी छुट्टियां तो हो चुकी है ना, वो तो एक अलग सीन चल रहा है जो अभी रेगुलर चल रही है ना, जिसमें 3 दिन स्कूल जाते हैं बच्चे, सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन ऑफ होते हैं। फ्राइडे जो है वो ऐसी ऑलरेडी आपका हाफ डे, तो ऑलरेडी एक छुट्टियों का सिलसिला पहले ही चल रहा है। बच्चे पहले स्कूल ही जा रहे हैं, सिर्फ 2 से 3 दिन स्कूल जा रहे हैं और उस सिचुएशन में भी मजीद छुट्टियां हो रही है। तो क्या अगर ये सिलसिला इस तरह से कंटिन्यू रहे तो क्या सूरत हाल रहने वाली है और क्या जरूरी है इस तरह से रहना? क्या वजूहात है? पहले तो कह देते हैं स्मोक है, लेकिन अब तो धुंध आ गई, चूंकि धुंध की वजह से कह लेंगे स्मोक झट गई और थोड़ा सा वो मौसम भी ठंडा हो गया। तो अब तो हमारे पास ये बहाना भी नहीं है ना कि स्मोक है, चलें ठीक है एहतियाती तदाबीर साथ में लाजिम है, वो हमने कर ली, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमने उसको कंटिन्यू रखना है। कितना नुकसान हो रहा है? डेफिनेटली अब अगर हम ये कि किसको नुकसान हो रहा है तो नुकसान तो डेफिनेटली बच्चों को ही हो रहा है। किस हद तक हो रहा है? अगर ये सूरत हाल रही तो हमें आइंदा कितना नुकसान होगा, इन सारी चीजों के हवाले से डिस्कस करेंगे। और इस वाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान हमेशा की तरह मौजूद होते हैं। मियां रियाजुर रहमान साहब जो कि माहिर तालीम है, मियां रज़ाउर रहमान साहब जो कि माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी बहुत शुक्रिया मैम। जनाब हमेशा की तरह हम बच्चों की छुट्टियों पे बात कर रहे हैं। आज भी हमारा टॉपिक बच्चों की छुट्टियां हैं, क्योंकि आपने देखा है कंफ्यूज है सबको नहीं समझ आ रही छुट्टियां होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कौन सी तारीख से छुट्टियों का आगाज करना चाहिए, कब होनी चाहिए। सर इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बच्चों की छुट्टियां हैं, लेकिन इसको अगर दूसरे एक और जुमले में देखा जाए तो बच्चों का नुकसान है। और कैसी जबरदस्त बात है कि बच्चों को तो अपने नुकसान का अंदाजा नहीं है, ऑब्वियसली वो छोटे हैं जी, उनके वालिदैन को और उनके बड़ों को भी इस चीज का अंदाजा नहीं है कि बच्चों का क्या नुकसान हो रहा है। जी। जैसे कोविड में बीमारी थी और एक पेंडेमिक की सूरत हाल थी, उसमें बच्चों का नुकसान था कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सका। जी जी। तो बाज़ औक़ात हमें ये अंदाजा ही नहीं होता कि हमारा नुकसान हो रहा है और हम उसको बेयर भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं लगता। और मेरा ख्याल है यही सूरत हाल अभी भी है और पेरेंट्स को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये छुट्टियां करने से बच्चों को कितना नुकसान होता है। टीचर्स कराम जो कि बच्चों को डायरेक्टली पढ़ा रहे होते हैं, उस्ताज़ कराम, तो वो जब जजमेंट करते हैं बच्चों की कि बच्चों को क्या नुकसानात हो रहे हैं, तो फिर वो ये आके आपके सामने मुद्दा बयान करते हैं कि जी बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी, उनके बहुत सारे और मसाइल आएंगे। ये चीज आपको समझ आ रही है, हमें समझ आ रही है, चंद पेरेंट्स को समझ आ रही है, तो जो लोग कर रहे हैं छुट्टियां, गवर्नमेंट की अगर हम बात करें या इदारों की बात करें, उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि बच्चों को इतना नुकसान हो रहा है और हम इस चीज को कॉन्टिन्यूसली किए जा रहे हैं। अभी भी मुसलसल छुट्टियां, अभी कुछ पता भी नहीं है कि कब ये जिस तरह का इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि आधे टाइम में आपने स्कूल जाना और आधे दिन में आपको छुट्टियां हैं, तो ये कब तक चलेगा? क्या उनको ये चीज नजर नहीं आ रही कि कितना बच्चों का नुकसान हो रहा है? देखिए राफिया, ये नुकसानात हैं। एक नुकसान है बच्चों का और वालिदैन का और इस मुल्क का जी, और एक नुकसान है सियासी लोगों का, सियासी पार्टीज का। ठीक है। अब आप सोचें कि सियासी लोग क्या अपना सियासी पार्टी का नुकसान करेंगे या वो बच्चों के नुकसान को तरजीह देंगे? ठीक है। डेफिनेटली वो अपना नुकसान बचाएंगे और बच्चों का, इस कौम का, इनके बच्चों के वालिदैन का, किसी का भी नुकसान होता है, उन्हें इससे क्या गर्ज हो। मैं यहाँ छोटा सा एक डाटा शेयर करूं, इसको आपने मुझे एंडोर्स करना है अगर आपको मुनासिब लगे। देखिए तकरीबन 5 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मदारिस में जाते हैं पढ़ने के लिए, और इन 5 करोड़ बच्चों के साथ तकरीबन अगर आप 5 करोड़ ही वालिदैन लगा लें तो ये तकरीबन 10 करोड़ लोग बनते हैं जो स्कूल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, जिनकी जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, ये सारे इसमें मैंने शामिल कर लिए। ठीक है। ये 10 करोड़ बच्चों के साथ स्कूल एजुकेशन डायरेक्टली एंगेज्ड है, डायरेक्टली उसको डील किया जा रहा है एजुकेशन को। ठीक है। 10 करोड़ लोगों का मामला जब आता है
तो आप देखें वजीर साहब भी फौरी तौर पे आके वो फैसला देने की कोशिश करते हैं जिससे उन 10 करोड़ लोगों को खुशी महसूस हो, बल्कि फायदा ना हो, खुशी हो। देखिए इससे हमें खुशी जरूर होगी, लेकिन वक्ती कोई फायदा नहीं है, ना वक्ती है ना दूर रस कोई नताइज है इसके, बल्कि नुकसान है। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें अदालत ने भी पीछे फैसला किया कि गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दी कि अगर आप स्कूल नहीं खोलते तो हम खुद स्कूल बंद कर देंगे, अगर आप स्कूल बंद नहीं करते तो हम खुद स्कूल बंद कर देंगे। अब आप ये देखें कि अदालत को भी ये कंसर्न है कि चूंकि 10 करोड़ लोग इसके अंदर बेनिफिशियरी हैं या उनका नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है, और चूंकि हम अदालत हैं, हमारी जय जयकार हो सकती है, तो व्हाई नॉट हम भी इस फैसले के अंदर कूद पड़े। और अदालत ने उस फैसले के लिए गवर्नमेंट को मजबूर किया और गवर्नमेंट ने 23 दिसंबर से छुट्टियों का ऐलान किया और 6 जनवरी तक मुराद राज साहब ने छुट्टियां दी। और जिस तरह से आप आगे मेंशन कर रहे थे कि 6 को तो जुमेरात आ रही है ना जी, और उसके बाद फिर जुमे को वैसे 6 को जुमेरात, जुमा, हाफ डे, हफ्ता, इतवार और पीर भी छुट्टी दे दी है। कब तक ये छुट्टियां चली जाती है? ये फिर 11 तारीख को बच्चे आके जी टीचर से दोबारा मिलेंगे। तो अगर आप देखें तो आज भी छुट्टी है स्कूल में, आज वर्किंग डे है लेकिन स्कूल बंद है, और अब सिर्फ बच्चों ने 1-2 दिन और स्कूल आना है, फिर दोबारा स्कूल बंद हो जाएंगे। बच्चे वैसे इस वक्त मेंटली प्रिपेयर हैं कि अब सारी छुट्टियां हैं, अगर इनको कैलकुलेट करें तो ये 24 छुट्टियां बनती हैं सारी, जो आज से शुरू कर दीजिए आप। इसमें एक और डाटा आपके वालिदैन के नोटिस में लाने के लिए शेयर करना चाहता हूँ कि 24 अक्टूबर को एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने ऐलान किया कि जी हम स्मोक की वजह से बच्चों को मंडे को ऑफ किया करेंगे। ठीक है। वो उस दिन से लेके 31 जनवरी तक का ये डाटा मैं आपको देने लगा हूँ। तकरीबन ये 2.25 माह बनते हैं। 2.25 माह में तकरीबन 68 डेज टोटल ये कैलकुलेट होते हैं। इन 68 डेज में बच्चा जो स्कूल जाएगा जितने दिन, वो सिर्फ 20 हैं और 48 दिन वो बच्चा घर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में दिन बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो कैसे आउटपुट निकालेगा? बिल्कुल ऐसे। इसमें मैं यहाँ एक और साइकोलॉजिकल जो एक और डाटा मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए जो ये बाज़ ये सुनने में आता है कि जो बच्चे है ना बड़े हैं, जैसे मैच्योर लोग हैं या अडल्ट हैं, वो एडजस्ट नहीं हो पाते और उनकी एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम वर्क प्लेस पे भी आते हैं, घरों में भी आते हैं, फैमिलीज में भी आते हैं। ये बच्चों के साथ भी तकरीबन ऐसे ही है। बच्चे स्कूल में भी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, बच्चे घरों में भी नहीं हो पाते हैं, बच्चे नेबर्स के साथ खेलने जाएं वहां पे एडजस्ट नहीं होते, ट्यूशन पढ़ने जाएं वहां नहीं होते। बच्चों को भी एडजस्टमेंट के बहुत मसाइल आते हैं और बच्चों को जब ये एडजस्टमेंट के मसाइल आते हैं तो बच्चों का एक अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अक्सर बच्चे बाज़ का आपको सुनने में आता है कि आज मुझे स्कूल ना भेजें, आज मेरा टेस्ट है और मेरे पेट में दर्द हो रही है, आज मेरा सर दर्द हो रहा है। तो उस दिन कोई स्कूल में कोई ऐसा मामला होना होता है जहां बच्चे को आउटपुट देनी है, कोई चैलेंज देना है, कोई ऐसा काम करके दिखाना है देना नहीं पड़े जी, ताकि देना ना पड़े। तो उसके पेट में वाकई दर्द शुरू हो जाती है, वो बहाना नहीं कर रहा होता, पेट में दर्द हो रही होती है या सर दर्द हो रही होती है या कोई और उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो मैकेनिज्म सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो काम करना छोड़ देता है और बच्चों को उससे बहुत नुकसान होता है। तो हमने बच्चों को आदि इस तरह का कर लिया है कि उनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जो वो बहुत वीक हो चुका है। बच्चे इस वक्त जब स्कूल आते हैं कुछ छुट्टियों के बाद, वो आके अटैच ही नहीं होते टीचर से, टीचर की बात ही नहीं सुन पाते, समझ पाते, कॉम्प्रिहेंड करते और आंसर भी नहीं दे पाते। तो बच्चों की एकेडमिक क्वालिटी कैसे फिर आप उसको मतलब ना सिर्फ एकेडमिकली बच्चे डाउन जाते हैं, अगर वैसे देखा जाए करियर के हवाले से ना उस तरह से डाउन जा रहे होते, बल्कि साइकोलॉजिकली भी उन्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। और साथ साथ हेल्थ में, जिस तरह आपने कहा कि एक सेल्फ डिफेंस जो मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में, वो काम करना छोड़ देता है और जेन्युइनली उनको कोई ना कोई, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जेन्युइनली कोई ना कोई मसला हो जाए, सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, तो मतलब हेल्थ भी आपको इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रही होती है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि बच्चों की अटैचमेंट उस तरह से नहीं होती, अब ये 4 या 5 दिन के बाद जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी अटैचमेंट अंदाजा हो जाता है कि उस तरह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, उस तरह से वो उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्लास में, टीचर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। बच्चा है ना वो, अब हम उसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पीएचडी का स्टूडेंट थोड़ी है कि फौरन से हर चीज को अडॉप्ट करना शुरू कर देगा, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा। अब तकरीबन 2 साल हो गए कोविड को आए हुए, कभी बंद हो रहा है स्कूल, कभी ओपन हो रहा है, कभी स्मोक आ गया, कभी डेंगू आ गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा खासा 2 साल का गैप आप ले लीजिए तो किस तरह से दोबारा से बच्चों को कर पाएंगे? और अभी तक हमारे इदारे भी कंफ्यूज नजर आए, कभी 3 जनवरी, कभी 23 दिसंबर, कभी 6 जनवरी। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं ये सारी आप? देखिए, ये चूंकि बच्चों का मामला है ना, और बच्चे चूंकि इससे खुश होते हैं, एक हमारे ब्रेन में एक केमिकल डेवलप होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। और मैंने पहले भी जिक्र किया था आपके चैनल पे, डोपामिन जो है ना वो खुशी का केमिकल होता है। आपके जहन को मैसेज देता है कि आप खुश हों। अमूमी तौर पे हम अपने ज़माने में चॉकलेट खा के खुश होते थे, या कोई छुट्टी कभी कभी उस वक्त आती थी तो हम बड़े खुश होते थे। तो बच्चों को जो छुट्टी जब मिलती है तो ये डोपामिन जो है ना उनको बड़ा सपोर्ट करता है और बच्चे जो है फिर उसके बाद चाहते हैं कि वो हम स्कूल ना जाएं। स्कूल
ना जाने पे बच्चों का डोपामिन बढ़ जाता है या रश हो जाता है डोपामिन का। मैं समझता हूँ कि ये जो सारी हैबिट्स पिछले 2 साल में बच्चों की बनी है, इसको अब दोबारा रिवर्स करने में बहुत टाइम लगेगा। अब उनको संडे वाली छुट्टी की खुशी नहीं होती जितनी उनको ये मुराद साहब की ट्वीट देख के या वो एनसीओसी के इजलास के फौरन बाद सब न्यूज लगा के बैठ जाते हैं कि अभी हमें छुट्टियां हो जानी, कंफर्म होता है उन्हें अब तो। अब एक छुट्टी से तो वो बिल्कुल खुश नहीं होते, उन्हें 4 चाहिए या 8 चाहिए या 10 चाहिए या फिर चाहिए। अगर पीछे भी रूटीन देखी जाए, 3 माह बच्चे स्कूल आते रहे हैं तो अक्सर बच्चों की अटेंडेंस जो है वो 80% से ऊपर नहीं गई। ये 90% बच्चे हैं जो 80% से ऊपर अटेंडेंस नहीं ले जा सके। अच्छा, 90% बच्चे वो हैं जिनकी 80% से अटेंडेंस से ऊपर नहीं, मतलब तो 10% बच्चे जो के पढ़े। जी, वो तो आबादी हो गए ना कि हमने वीक में 3 दिन स्कूल जाना है। हमने वीक में देखें 5 दिन अगर स्कूलिंग है, 3 दिन अगर आप स्कूल आएंगे तो ये 80% के करीब, या 4 डेज आप स्कूल आएंगे तो ये 80% बनेगा। अच्छा सर, क्योंकि एक बड़ी तादाद में हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे जा रहे हो, एक बड़ी तादाद ऐसी है जिसमें बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे, सरे से जा ही नहीं रहे, फैक्ट एंड फिगर के मुताबिक बड़ी तादाद है। तो आप क्या समझते हैं कि मजीद लोग बच्चे जो हैं वो स्कूल ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, जो सूरत हाल बन रही है, क्योंकि पेरेंट्स जो है महंगाई इतनी ज्यादा है, एडमिशन नहीं कराती क्योंकि आयरों से छुट्टियां हो जाती। तो आप क्या समझते हैं कि एक बड़ी तादाद और बच्चों की ऐसी है जो इस रीजन की वजह से, इस वजूहात की बिना पे स्कूल छोड़ देंगे कि भाई क्यों हम फी पे करें, क्यों हम इतने अखराजात करें जब स्कूल लगने ही नहीं है? इरम, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपने नुक्ता उठाया है और ये चीजें वाकई ऐसे हो रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं जो स्कूल को छोड़ रहे हैं। देखिए, पहले ही 22 मिलियन बच्चे हैं पाकिस्तान में जो आउट ऑफ स्कूल थे। ये उस वक्त का डाटा है जब कोरोना कोविड वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। कोविड में बढ़ के ये 30 मिलियन पे चला गया अंदाजे के मुताबिक। और ये जो छुट्टियों का सिलसिला, बार बार छुट्टियां करना, इन आउट इन आउट इन आउट, ये इसको और बढ़ाएगा। जितने भी यहाँ पे स्कूल हैं, चाहे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, आप उनकी अटेंडेंस देख लें या जो प्राइवेट सेक्टर सर्विंग स्कूल सेक्टर है, अगर आप इनको देख लें तो मेरा ख्याल है कि 20% बच्चे तमाम स्कूल्स के कम हुए हैं। कोई स्कूल होगा 100 में से 1 या 2 जिनके 100% बच्चे आ रहे होंगे या 90% आ रहे होंगे। अदरवाइज मेजॉरिटी के जो बच्चे हैं वो 80% रह गए हैं। अगर इस 80% को कैलकुलेट करें तो ये 1 करोड़ बच्चा बनता है और 1 करोड़ बच्चा स्कूल से और आउट हो चुका है। और वालिदैन का भी ये ज़हन बन चुका है कि हम किस लिए फीस दें। अगर बच्चे ने सिर्फ 10 दिन स्कूल जाना है, जैसे मैंने आपको पहले डाटा शेयर किया, ठीक भी है ना, बिल्कुल ठीक है, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, एब्सोल्युटली फी आप पे कर रहे हैं, उनकी किताबों के अखराजात उठा रहे हैं, उनकी ट्यूशन पे कर रहे हैं, उसके बाद बच्चा स्कूल ही ना जाए, तो एक कंसर्न तो ठीक है ना किसी हद तक। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं और वालिदैन का कंसर्न होना चाहिए। अलबत्ता स्कूल से उठाना ये कंसर्न थोड़ा सा ऐसा है जो बच्चे का ही नुकसान है। स्कूल को पूरा 24 दिन बच्चे को पढ़ाना चाहिए या 20 दिन बच्चे को पढ़ाना चाहिए। लिमिटेड जो एक टाइम फिक्स कर दिया जाए, वो हर सूरत में पढ़ाना है। कोई देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारी कौम पढ़ जाए, शऊर आ जाए और हम आगे चलें, आगे बढ़ें, सियालकोट वाला वाकया दोबारा ना हो और हमारे लोग जो है ना वो बेवकूफ़ी ना करें, कोई गलती ना करें और दुनिया का मुकाबला करें। तो अगर फिर कोई मौसम खराब है, कोई और प्रॉब्लम है, फिर तालीम के सिलसिले को जारी रखने के लिए कोई ना कोई इनकलाबी इक़दामात करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राफिया, जैसे ऑनलाइन क्लासेस पे आपने और हमने बहुत बात की और आपने भी बताया कि वो चीज नहीं है, बिकॉज आप पढ़ भी रही थी ऑनलाइन, अपने क्लासेस मैंने पिछला पूरा साल अपनी ऑनलाइन क्लासेस ली। हाँ, तो आपने कहा था कि वो चीज नहीं हो रही। तो सर, अभी जो सूरत हाल है इसमें कोई ऐसा प्लान किया जा रहा है एनसीओसी की जानिब से या इदारों की तरफ से या मुराद राज साहब की जानिब से कोई ऐसा बयान या ट्वीट आया कि ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ जाएं आप लोग इस छुट्टियों में भी? इरम, 84% हमारे जो प्राइमरी स्कूल है ना वो हमारे आप कह लीजिए विलेजेस में हैं, रूरल एरियाज के अंदर हैं, जहां पे ऑनलाइन के लिए इंटरनेट कनेक्शन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सर, बिल्कुल ऐसा है। गैजेट्स और लैपटॉप तो दूर की बात है, जबकि गैजेट्स और लैपटॉप पे गवर्नमेंट ने एक मेहरबानी और की है कि 240% ड्यूटी इंप्लीमेंट कर दी है। जो लैपटॉप पहले 10,000 का 8,000 का मिल जाता था या टैब 10,000 का मिल जाता था, वो इस वक्त 25 से 30,000 का है। नेट वैसे बहुत एक्सपेंसिव है, जो आप नेट की रसाई भी नहीं है और एक्सपेंसिव अलग है। अब वालिदैन कैसे ये चीजें अफोर्ड करें? और टीचर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, टीचर के लिए भी बहुत मुश्किल है। छोटे बच्चों के लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें सीखना, वो आप कह लीजिए उसकी आउटपुट बहुत थोड़ी रह जाती है। 30% सीख पाते हैं या 20% सीख पाते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत स्लो आउटपुट है। मतलब टीचर की 100% है और स्टूडेंट की 20 या 30%। जी बिल्कुल ऐसे ही है। टीचर को भी बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि देखें जो भी है एक कम्युनिकेशन लेवल जो आपका 1-to-1 होता है, 1-to-1 होता है, फिजिकल क्लास में होता है, टेम्परेरी मेथड में होता है, वो तो ऑनलाइन नहीं हो सकेगा ना। आप बच्चे क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, बच्चे समझ ही नहीं पाते। और होता यह है कि जो टीचर है ना वो बच्चों के एक्सप्रेशन से समझ रही होती है किसको समझ
समझ आई है और किसको नहीं आई है। जिसको नहीं आई वो उसी से सवाल करती है। ये हमारे साथ भी होता रहा कि टीचर हमारा सवाल हमें उस वक्त ही करता था जिस दिन हमने गौर से फोकस से नहीं समझा होता था। तो हम बात का सोचते थे कि ऐसा जबरदस्त टीचर है, उसको पता लग गया कि हमें सही तरह समझ नहीं आई, उसने सवाल भी हमसे किया जी। तो वो हमारे चेहरों के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं। ये तो एक पर्सपेक्टिव है ना कि चले हम ऑनलाइन को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा हम हमेशा से बात, मतलब अभी मेरे ख्याल से 8-9 महीने हो गए हम इस चीज पे डिस्कशन करते हैं कि ये मसला जैसे एक और पॉइंट उठ गया कि पेरेंट्स के भी कंसर्न आना शुरू हो गए। अच्छा, इन चीजों का क्लियरली हमें पता है कि हर तरफ से नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। अगर एज अ कंट्री हम बात करें तो हमारी कौम का नुकसान हो रहा है, पेरेंट्स का नुकसान हो रहा है, हर चीज का हमें पता भी है। उसके बावजूद भी हम इसकी अभी तक इंपॉर्टेंस को क्यों नहीं समझ पा रहे, कैसे समझाया जा सकता है? यकजहती भी नहीं नजर आ रही। और हम बात भी करते आ रहे हैं, हम हमेशा बात करना तो हल नहीं है ना कि हमें वही चीज बार बार रिपीटेड बिल्कुल हम डिस्कशन करने बैठ जाते हैं, कोई नई चीज उठ जाती है, चलिए जी अब छुट्टियां हो गई हैं, अब ये हो गए, अब सिलेबस का मसला हो गया, तो हल क्यों नहीं निकल रहा? क्यों लोग इसकी इंपॉर्टेंस को या गवर्नमेंट भी इसकी इंपॉर्टेंस को क्यों नहीं समझ रही? कब तक चलता रहेगा ऐसे? देखिए राफिया, जो जैसे हम बार बार आपके स्टूडियो में बात होती रही ना, बहुत दफा आपने ये पॉइंट ट्रेस किया है, उसका फायदा तो होता है क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं आपके स्टूडियो में डिस्कस होने के बाद कहीं और डिस्कस हुई और उसका रेफरेंस दिया गया और उसके बाद उसको ठीक किया गया। ये मेरे नोटिस में बात है, आपके भी नोटिस में होगी कि बहुत दफा हुआ है। कुछ ना कुछ एडवाइजरी जो आप यहाँ से दे रहे होते हैं वो पहुंच रही होती है सही जगह के ऊपर। और सबसे खूबसूरत जो बात है ना इसकी, कि वालिदैन को आप एजुकेट कर रहे हैं, वालिदैन को आप बता रहे हैं कि गलत क्या है, ठीक क्या है। आपके बच्चे के लिए छुट्टियां मुज़र हैं, आपके बच्चे को पढ़ना चाहिए, आपके बच्चे को मैक्सिमम टाइम स्कूल में गुजारना चाहिए। एक्चुअली ये कोई एक दिन में अगर आप समझाएंगे ना वालिदैन को, पेरेंट्स को, तो नहीं हो पाएगा। ये एक मतवातर एक्सरसाइज है जो लगातार करनी पड़ेगी और आपको अपना कंसर्न शो करना पड़ेगा, मुझे अपना करना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन इस बात को समझना शुरू होंगे कि वाकई ये जो लोग काम कर रहे हैं ये बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, या बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, हमें एजुकेट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम जब पूरी फीस आप पे कर रहे हैं तो आप पूरी एजुकेशन क्यों ना लें। इतनी अजीब बात है कि अगर हम किसी शॉप पे जाएं और वो हमें उससे कहें जी 1 किलो चीनी दे दो और वो आधा किलो चीनी दे और चुप करके हम घर लेके आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना। लेकिन सिर्फ वालिदैन को स्कूल से आधा किलो अभी हम यही कर रहे हैं, आधा किलो भी नहीं मिल रही। यू आर राइट। अभी देखें, अभी चूंकि वालिदैन एजुकेशन जो है ना वो बच्चे के माइंड के अंदर है, ब्रेन के अंदर है, तो हमें नजर नहीं आती, तो वालिदैन को जज नहीं कर पाते कि स्कूल से मिला क्या है, टीचर ने दिया क्या है। वो बस उसकी हरकत में देखने के बाद वो जजमेंट करते हैं, हाँ सीख रहा है, नहीं सीख रहा। बहुत कम वालिदैन होते हैं जो बच्चे से घर में क्वेश्चन करते हैं, और बच्चे से ज्यादातर जो घर में क्वेश्चन किए जाते हैं वो उनको मैं पिंग पोंग क्वेश्चन कहता हूँ। पिंग पोंग क्वेश्चन से मुराद है कि आपने खाना खा लिया था, वो कहेगा यस। आप कब उठे थे? वो कहेगा जी मैं 9 AM उठा था। फिर पूछा जाएगा आपने स्कूल में क्या पढ़ा? वो कहेगा जी मैंने साइंस पढ़ी थी। छोटे छोटे सवाल किए जाते हैं जो यस नो में खत्म हो जाते हैं, जबकि बच्चों से कॉम्प्रिहेंसिव सवाल किए जाने चाहिए, जिसको मैं पॉपकॉर्न क्वेश्चंस कहता हूँ। पॉपकॉर्न क्वेश्चंस में आ जाता है कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा जाए, उसकी फिर रीजन पूछी जाए, उसमें बच्चे को उसका सोल्यूशन पूछा जाए, उसकी एक्सप्लेनेशन पूछी जाए, तो बच्चा और आपकी जो कोऑर्डिनेशन लेवल है वो बेहतर होती है और आप समझ पाते हैं कि बच्चे ने पढ़ा क्या है, इस वक्त वो खड़ा कहाँ पे है, स्टैंड कहाँ ले रहा है। बच्चा अपने व्यूज से आपको इंप्रेस करता है, बच्चा अपनी प्रेजेंटेशन से आपको कायल करता है कि मैं इस स्टेज पे पहुंच चुका हूं और ये मैंने स्कूल से हासिल किया है। अच्छा, तो बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब कोविड की पहली वेव आई और सेकेंड आई ना, तो बहुत से लोगों ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स वाले या जितने भी टीचर हजरात हैं वो इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं, आवाजें बुलंद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको स्कूल की फीस वगैरह जो है, फी वगैरह जो चाहिए उसकी वो चाहिए और वो नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि फी कम कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, कि इस तरह के फैसले आते गए वक्तन फवक्तन। लेकिन अब आप देखिए उनको फी पूरी मिल रही है, उनको कोई कंसर्न नहीं है। अगर उन्होंने सिर्फ पैसों की हद तक ही रखना है तो इसका मतलब है बच्चों का हर्ज हो रहा है। सर, थोड़ा सा फैसले की तरफ आते हैं कि अभी जो सूरत हाल है, जो छुट्टियां दी गई हैं, इसको आप क्या समझते हैं कि सही छुट्टियां ठीक है, होनी चाहिए थी? स्मोग, क्योंकि एक तरफ ये भी आया है ना कि जिन इलाकों में स्मोग या फोग नहीं है, उन इलाकों में वहां के जो लोग हैं, वहां के जो टीचर्स हैं या वहां के जो सूबाई हुकूमतें, उनको ये राइट है कि वो अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हैं स्कूल बंद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ऐसा भी आया ना? जी रम, बिल्कुल। देखिए, इसमें ना पहले तो हमें ये सेट करना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, क्या एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है। फिर तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं। स्मोक का सॉल्यूशन भी मैं आपको पेश करता हूँ, सर्दी का सॉल्यूशन भी देता हूँ,
अगर कोविड है उसका भी सोल्यूशन मौजूद है, कोई भी और प्रॉब्लम आ जाती है, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, मैच आ गए, स्कूल बंद, हर चीज़ में स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। देखें, पहले तो हमें अपनी प्रायोरिटी हमारे लीडरान को पहले तय करनी पड़ेगी कि हमने अपनी कौम को पढ़ाना है और हमने इन बच्चों को भी मौका देना है कि ये भी कल को हुकूमत के मेन ओहदों में आ सकें, बजाय इसके कि सिर्फ हुकूमती ओहदेदारान के बच्चे ही आगे आएं और वही रूल करें आके। तो पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। देखें, बहुत सारे हालात आसानियां पैदा की जा सकती थी बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, अगर सिर्फ सर्दियों में टाइमिंग को आगे कर लिया जाता। अगर आप देखें ना, आज सुबह 10 बजे बहुत अच्छी धूप थी, बड़ा अच्छा मौसम था, और इस मौसम में बच्चे के लिए स्कूल जाना और 3 बजे तक वापस आना, ये बड़ा एक रीजनेबल टाइम था। और अगर टाइम बढ़ा लिया जाता तो सर्दी का हल निकल आता। इसी तरह अगर स्मोक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमें ये भी मुमकिन था कि हम सैटरडे और संडे तमाम तरह की ट्रैफिक के लिए हम ट्रैफिक को रोक देते, बजाय इसके कि हम सिर्फ 10% ट्रैफिक कम करते जो स्कूल में जाती है, और 90% ट्रैफिक तो देखें चल रही है ना जी। इन्होंने मंडे को क्यों बंद किया कि स्कूल में बच्चों का जाने आने से जाने आने वाली ट्रैफिक कम होगी और उसकी वजह से स्मोक कम होगी, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। ये अगर सैटरडे और संडे को टोटली ट्रैफिक क्लोज कर देते और साइकिल को अलाउ कर देते कि अगर आपने कहीं जाना है तो आप साइकिल पे जाएं, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएं, तो ये बड़ा एक आसान फार्मूला और आसान हल मौजूद था। हो ही ना जाए ऐसे कहीं, हो जाए बहुत अच्छा है। मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही हम एंजॉय भी करेंगे। देखें, हमारा मकसद तो हल होगा ना, हमारे बच्चे बढ़ेंगे आगे, हमारे बच्चे ग्रो करेंगे, दुनिया का मुकाबला करने के काबिल करेंगे। एक और बड़ा आसान हल ये था कि अगर आपको स्कूल की ट्रैफिक से प्रॉब्लम है तो आप इन बच्चों को अलाउ कर दें कि ये साइकिल पे स्कूल आ जाएं। तीसरा ये भी गुजारिश थी कि देखें, ये साइकिल पे जो स्कूल आने वाला 1 घंटा था और 1 घंटा वापस घर जाने वाला 1 घंटा था, वो सिर्फ साइकिल आर हो जाना चाहिए था। उसमें सिर्फ साइकिल चलाई जा सकती है, कोई ट्रैफिक बाहर नहीं निकलेगी। सेहत भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, सेहत भी ठीक हो जाएगी। बच्चे जो तो हमारे फैटी हो गए, वो भी ठीक हो जाएंगे। स्मोक ऑटोमेटिकली कम हो जानी थी साइकिल चलाने से। तो इसके साथ साथ ये भी देखें कि जो 84% हमारे स्कूल हैं वो आउट ऑफ आप कह लें गाँव के अंदर हैं, रूरल एरियाज के अंदर हैं, जहां पे स्मॉग का इस तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर लाहौर में कोई प्रॉब्लम था, इसके लिए सॉल्यूशंस मौजूद थे, बाकी जगह को खोल दिया जाता और बाकी सारे काम अपने चलते रहते और बच्चों की एजुकेशन भी आगे बढ़ती रहती और बहुत सारी चीजें बेहतर हो जानी थी, आसानियां हो जानी थी, और बच्चों का जो नुकसान हुआ था उसको रिकवर करने की एक काविश और कोशिश जो है वो मुकम्मल हो जाती है। सर, आपके सोल्यूशन बहुत बेहतरीन है। 2-3 जो आपने बताया ना, अल्लाह करे ये कोई सुन ले इसको बाकायदा तौर पे और कोई इसको इम्प्लीमेंट कर ले, क्योंकि वाकई सुन के छोड़ देते हैं ना, अमल नहीं होता है। तो अभी तक ये सोल्यूशन जेन्युइनली मैंने नहीं सुना है। सर के मुंह से पहली बार मैं ये 3-4 सोल्यूशन सुन रही हूँ, और इतने बेहतरीन के जिससे एक नहीं आपके बहुत सारे मसले और भी हल हो जाएंगे। बट जब ये जस्ट होपिंग के ये चीजें बाकी लोगों को भी समझ में आए जिन्हें समझने की एक्चुअली जरूरत है। सर, जैसे आप पहले फरमा रहे थे कि ठीक है, एक डिस्कशंस होती हैं, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस मिल रही है हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू भी, वैसे भी तो पेरेंट्स को जब अवेयरनेस मिल रही है तो क्या पेरेंट्स अगर होम स्कूलिंग का सोचें तो मैं चाहती हूँ कि आप उस पर अपनी राय दें। क्या हमें अगर यही सूरत हाल रही कि हमें यहाँ से शिफ्ट होकर फिर होम स्कूलिंग की तरफ आ जाना चाहिए, या वहाँ पे भी कोई वो ठीक है, उसके फिर हम चैलेंजेस को पहले तो इसका बताइएगा फिर हम उसके चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये भी बहुत ही अहमियत का हामिल सवाल है। अगर तो गवर्नमेंट आपके बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है और गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे ना पढ़ें, जाहिल पैदा हों और ये मुल्क ऐसे ही बने और सियालकोट के वाकयात रिपीट होते रहें, तो फिर तो कुछ ना होने से बेहतर है कि आप उनको घर में पेरेंटिंग करें, होम पेरेंटिंग की जाए, उनको घर में पढ़ाया जाए और उनको पेरेंट्स खुद उनको पढ़ाएं। उसके लिए आजकल तो बहुत ज़्यादा आसानी है कि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं पेरेंटिंग के ऊपर। मैं हर रोज़ तकरीबन एक लेक्चर देता हूँ और यूट्यूब पे उसको भी अपलोड करता हूँ, और उसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों को या पेरेंट्स को ये आगाही दी जाती है कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपको ये आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये होम स्कूलिंग जो है ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, ये बुरा नहीं है। कुछ ना होने से तो बहुत बेहतर है ना, वालिदैन करें। आपके जो ये मॉर्निंग शोज है ना, ये इतना बड़ा इसके अंदर इनकलाब है एजुकेशन के अंदर कि टीवी के आगे बैठी होती है, और उसमें अगर आप एजुकेशन पे जब बात करते हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ सीखती हैं। क्योंकि मेरे साथ तो अब इतनी ज्यादा बच्चों की पेरेंट्स का इंटरेक्शन शुरू हो गया है और वो इतनी ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि मैं रोज एक नई वीडियो उनके कहने पे बना देता हूँ, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको फौरी तौर पर दे देता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि ये जो मॉर्निंग शो से जो अवेयरनेस डेवलप हुई है, खास करके बच्चों की मदर्स में, वो बड़ी पॉजिटिव अवेयरनेस है, और वो जरूर इसका कोई ना कोई बच्चों को जरूर बेनिफिट मिल रहा होगा हर घर के अंदर, और बच्चे और उनकी वालिदैन अपने आप को अपग्रेड कर रहे होंगे।
ठीक है सर, इसका मतलब होम स्कूलिंग की जो अहमियत है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इसको अब स्कूल क्लास के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेस नहीं कर सकते, अहमियत की हामिल है, कुछ ना होने से बेहतर कि कुछ किया जाए। तो ये लेकिन मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मुझे ज्यादा प्रेफरेबल जो सूरत हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, आपसे पहले भी अब तो कुछ नहीं रहा ना, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आपसे पहले भी सूरत हाल को देखते हुए ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेहतर है कि पेरेंट्स थोड़ा सा खुद को थोड़ा वो एजुकेट करें और फिर बच्चों को अपने सिखाएं। मेरे ख्याल से जो बच्चे अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली भी चीजें साथ में सिखा सकते हैं शायद। लेकिन सर टीचर जो पेरेंट्स है उनको भी प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत होगी, क्योंकि आज अली बकरी वाला बेबकरी वाला कायदे नहीं पढ़ाए जाते, अब चेंज होगी ना चीजें, जो हमारे साउंड्स सिखाए जाते हैं अंग्रेजी के, उर्दू के, तलफ्फुज कैसे होता है, हर चीज को सिखाया जाता है, तो वो नॉर्मल कोई भी पेरेंट्स बच्चों को उस तरह से नहीं पढ़ा सकते। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी देखें, एक बहुत बड़ी तादाद है जो बच्चों की वालदा और वालिद तो नहीं पढ़े लिखे जो कि खास करके रूरल एरियाज के अंदर हैं, लेकिन जो शहरी आबादी में अर्बन एरियाज में जो वालिदैन और पेरेंट्स हैं वो बहुत कंसर्न्ड भी हैं और वो लोग सीखने की सलाहियत भी रखते हैं और वो सीखते भी हैं। अमूमी तौर पे बहुत सारे स्कूल जो हैं, प्राइवेट स्कूल, सर्विंग स्कूल जो हैं, वो अपने स्कूल में भी वालिदैन के लिए वर्कशॉप्स करते रहते हैं, जहां पे उनकी ट्रेनिंग करते रहते हैं, उनको आगाही देते रहते हैं कि बच्चों को हम ये पढ़ा रहे हैं और इसको पढ़ाने के ये फायदे मिलेंगे और ये इस तरह आपने भी हमें इसमें सपोर्ट करनी है। बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं जो सिर्फ स्कूल नहीं पढ़ाता, घर में उसको आपको कह लें कि पूरा बैकअप देना पड़ता है वालिदैन को, तो स्कूल उस काम को मुकम्मल कर पाता है, स्कूल की टीचर्स को मुकम्मल कर पाते हैं। दोनों साइड से है। कोई भी बच्चा अगर आपको कोई ब्रिलियंट नजर आए ना, मैं अगर किसी स्कूल में जाऊं या मैं किसी भी जगह पे देखूं कि ये बच्चा फर्स्ट पोजीशन होल्डर है, सेकंड पोजीशन होल्डर है या थर्ड है, तो हमेशा मैं ये कहता हूं कि ये उसके वालिदैन की मेहनत शामिल है। अगर ये स्कूल को क्रेडिट बाज़ लोग देते हैं कि जी स्कूल में मैडम टीचर आपने कमाल कर दिया और इस बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड ले आए, तो मैं हमेशा कहता हूं नहीं, अगर टीचर का कमाल था तो जो क्लास में 30 बच्चे थे सारों को फर्स्ट आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि बराबर पढ़ाया। फर्क वालिदैन का है, उन वालिदैन का है जो अपने बच्चों को खुद फोकस करते हैं, खुद पूछते हैं, खुद बैकअप करते हैं, उसको रहनुमाई भी करते हैं, उनको मजीद नॉलेज भी देते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और फिर उनको पूरा मॉनिटरिंग की जाती है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का। और इससे टीचर्स और पेरेंट्स की जिम्मेदारियों में इजाफा हो चुका है, जो सूरत हाल है। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होती है, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।